जबकि वे दोनों पति पत्नी इस बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले हैं। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब विमला को सरकारी मकान से अपनी गृहस्थी समेटनी पड़ी। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल विजय रॉय स्टोरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। रविशंकर के रिटायर होने की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, वैसे वैसे विमला के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रविशंकर एक बड़े सरकारी ओहदे पर हैं, अब उन्हें हर महीने पेंशन की एक तयशुदा रकम मिलेगी। विमला की चिंता की वजह अपना मकान न होना था, क्योंकि रिटायर होते ही सरकारी मकान तो छोड़ना पड़ेगा। रविशंकर अभी तक परिवार सहित सरकारी मकान में ही रहते आए हैं। एक बेटा और एक बेटी हैं। दोनों बच्चों को उन्होंने उच्च शिक्षा दिलाई है। शिक्षा पूरी करते ही बेटा बेटी अच्छी नौकरी की तलाश में विदेश चले गए। विदेश की आबोहवा दोनों को ऐसी लगी कि वे वहीं के स्थायी निवासी बन गए और दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में खुश हैं। सालों नौकरी करने के बावजूद रविशंकर अपना मकान नहीं खरीद पाए। गृहस्थी के तमाम झमेलों और सरकारी मकान के चलते वे घर खरीदने के विचार से लापरवाह रहे। अब विमला को एहसास हो रहा था कि वक्त रहते उन्होंने थोड़ी सी बचत करके छोटा सा ही मकान खरीद लिया होता तो आज ये चिंता न होती। आज उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि वे कोई मकान खरीद सकें, क्योंकि दिल्ली में मकान की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। आज इतवार है, सुबह से ही विमला को चिड़चिड़ाहट हो रही है। तुम चिंता क्यों करती हो? एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की है। मयूर विहार में एक जनता फ्लैट किराए के लिए उपलब्ध है, किराया भी कम है। आखिर हम बूढ़े बुढ़िया को ही तो रहना है, हम दोनों के लिए जनता फ्लैट ही काफी है, रविशंकर ने विमला को समझाते हुए कहा। 4 कमरों का फ्लैट छोड़कर अब हम क्या एक कमरे के फ्लैट में जाएंगे? आपने सोचा है कि इतना सामान छोटे से फ्लैट में कैसे आएगा? इतने सालों का जोड़ा हुआ सामान है। हम दोनों की जरूरतें ही कितनी हैं? जरूरत का सामान ले चलेंगे, बाकी बेच देंगे। देखो विमला, घर का किराया निकालना, हमारी तुम्हारी दवाओं का खर्च, घर के दूसरे खर्चे सब हमें अब पेंशन से ही पूरे करने होंगे। ऐसे में किराए पर बड़ा फ्लैट लेना समझदारी नहीं है, रविशंकर दो टूक शब्दों में पत्नी विमला से बोले। स्वाभिमानी पति कभी बेटी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। विमला उन माता पिता को खुशहाल मानती है जो अपने बेटे बहू नाती पोतों के साथ रह रहे हैं, जबकि वे दोनों पति पत्नी इस बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले हैं। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब विमला को सरकारी मकान से अपनी गृहस्थी समेटनी पड़ी। रविशंकर ने सामान बंधवाने के लिए 2 मजदूर लगा लिए थे। कबाड़ी वाले को भी उन्होंने बुला लिया था, जिसको गैर जरूरी सामान बेच सकें। केवल जरूरत का सामान ही बांधा जा रहा था। विमला ने अपने हाथों से एक एक चीज इकट्ठा की थी। अपनी गृहस्थी को उसने कितने जतन से संवारा था। कुछ सामान तो वास्तव में कबाड़ था, पर काफी सामान सिर्फ इसलिए बेचा जा रहा था क्योंकि नए घर में ज्यादा जगह नहीं थी। विमला साड़ी के पल्लू से बार बार अपनी गीली होती आंखों को पोंछे जा रही थी। उसके दिल का दर्द बाहर आना चाहता था, पर किसी तरह वह इसे अपने अंदर समेटे हुए थी। उसके कान पति रविशंकर की कमीज की जेब में रखे मोबाइल फोन की घंटी पर लगे थे। उसे बेटे के फोन का इंतजार था, क्योंकि पिछले सप्ताह ही बेटे को रिटायर होने तथा घर बदलने की सूचना दे दी थी। आज कम से कम बेटा फोन तो करेगा ही, कुछ तो पूछेगा। माँ, छोटे घर में कैसे रहोगी? घर का साजो सामान कैसे वहां सेट होगा? मैं आप दोनों का यहाँ आने का प्रबंध करता हूँ आदि।
लेकिन मोबाइल फोन बिल्कुल खामोश था। विमला के दिल में एक टीस उभर गई। आपका फोन चार्ज तो है? विमला ने धीरे से पूछा। हाँ, फोन फुल चार्ज है। रविशंकर ने जेब में से फोन निकाल कर देखा। नेटवर्क तो आ रहा है। हाँ भाई, नेटवर्क भी आ रहा है। लेकिन ये सब क्यों पूछ रही हो? रविशंकर झुंझलाते हुए बोले। नहीं, कुछ नहीं, कहते हुए विमला ने अपना मुंह फेर लिया और रसोई घर के अंदर चली गई। वह अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रविशंकर को नहीं दिखाना चाहती थी। सारा सामान ट्रक में लद चुका था। विमला की बूढ़ी गृहस्थी अब नए ठिकाने की ओर चल पड़ी। घर वाकई बहुत छोटा था। एक छोटा सा कमरा, उससे सटा रसोई घर, छोटी सी बालकनी, बालकनी से लगता बाथरूम जो कि टॉयलेट से जुड़ा था। विमला का ये फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। विमला को इस नए मकान में आए 1 हफ्ता हो गया है। घर उसने सेट कर लिया है। आस पड़ोस में अभी खास जान पहचान नहीं हुई है। विमला के नीचे वाले फ्लैट में उसी की उम्र की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है। विमला से अब उसकी थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगी है। शाम को बाजार जाने के लिए विमला नीचे उतरी तो वही बुजुर्ग महिला मिल गई। उसका नाम रुक्मणी है। एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराई। कैसी हो विमला? रुक्मणी ने विमला से पूछा। ठीक हूँ। घर में समय नहीं कटता। यहाँ कहीं घूमने टहलने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। विमला ने रुक्मणी से कहा। अरे, तुम शाम को मेरे साथ पार्क चला करो। वहाँ हम उम्र बहुत सी महिलाएं आती हैं। मैं तो रोज शाम को जाती हूँ। शाम को 1-2 घंटे अच्छे से कट जाते हैं। पार्क यहीं नजदीक ही है, रुक्मणी ने कहा। अगले दिन शाम को विमला ने सूती चरक लगी साड़ी पहनी, बाल बनाए, गर्दन पर पाउडर छिड़का। विमला को आज यो तैयार होते देख रविशंकर ने टोका। आज कुछ खास बात है क्या? सज-धज कर जा रही हो? हाँ, आज मैं रुक्मणी के साथ पार्क जा रही हूँ, विमला खुश होती हुई बोली। विमला को बहुत दिनों बाद यो चहकता देख रविशंकर को अच्छा लगा, क्योंकि विमला जब से यहाँ आए है, घर के अंदर ही अंदर घुट सी रही थी। विमला और रुक्मणी दोनों पार्क की तरफ चल दी। पार्क में कहीं बच्चे खेल रहे थे तो कहीं कुछ लोग पैदल घूम रहे थे ताकि स्वस्थ रहें। वहीं एक तरफ बुजुर्ग महिलाओं का ग्रुप था। विमला को लेकर रुक्मणी भी महिलाओं के ग्रुप में शामिल हो गई। सभी बुजुर्ग महिलाओं की बातों में दर्द, चिंता भरी थी। कहने को तो सभी बेटे बहुओं व भरपूरे परिवारों के साथ रहती थीं, लेकिन उनका मान सम्मान घर में ना के बराबर था। किसी को चाय समय पर नहीं मिलती तो किसी को खाना, कोई बीमारी में दवा, इलाज के लिए तरसती रहती। 2 वक्त की रोटी खिलाना भी बेटे बहुओं को भारी पड़ रहा था। इन महिलाओं की जिंदगी की शाम घोर उपेक्षा में कट रही थी। शाम के ये चंद लम्हे वे आपस में बोल बतियाकर अपने दिलों की कहानी सुनाकर काट लेती थीं। अंधेरा घिरने लगा था। अब सभी घर जाने की तैयारी करने लगी। विमला और रुक्मणी भी अपने घर की ओर बढ़ गईं। घर पहुंचकर विमला कुर्सी पर बैठ गई। पार्क में बुजुर्ग महिलाओं की बातें सुनकर उसका मन भर आया। वह सोचने लगी कि बुजुर्ग माता पिता तो उस बड़े पेड़ की तरह होते हैं जो अपना प्यार, घनी छांव अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे तो इस छांव में बैठना ही नहीं चाहते। तभी रविशंकर रसोई से चाय बना कर ले आए। लो भाई, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। बताओ, पार्क में कैसा लगा? विमला पति को देखकर मुस्कुरा दी। जवाब में इतना ही बोली, अच्छा लगा। फिर चाय की चुस्की लेने के साथ मुस्कुराती हुई बोली, सुनो, कल आप आलू की टिक्की खाने को कह रहे थे,
आज रात के खाने में वही बनाऊंगी। और हाँ, आप कुछ छोटे गमले सीढ़ी तथा बालकनी में रखना चाहते थे, तो आप कल माली को कह दीजिए कि वो गमले दे जाए, हरी मिर्च टमाटर के पौधे लगा लेंगे। थोड़ी बागबानी करते रहेंगे तो समय भी अच्छा कटेगा। ये कहते हुए विमला खाली कप उठाकर रसोई में चली गई और सोचने लगी कि हम दोनों एक दूसरे को छांव दें और संतुष्ट रहें। रविशंकर हैरान थे। कल तक वे विमला को कुछ खास पकवान बनाने को कहते थे तो विमला दुखी आवाज में एक ही बात कहती थी, क्या करेंगे पकवान बनाकर, परिवार तो है नहीं। बेटे बहू नाती पोते साथ रहते तो इन सब का अलग ही आनंद होता। गमलों के लिए भी वे कब से कह रहे थे पर विमला ने हामी नहीं भरी। विमला में ये बदलाव रविशंकर को सुखद लगा। रसोई घर से कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। विमला ने टिक्की बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। घर में मसालों की खुशबू महकने लगी थी। रविशंकर कुर्सी पर बैठे बैठे गीत गुनगुनाने लगे। आज उन्हें लग रहा था जैसे बहुत दिनों बाद उनकी गृहस्थी की गाड़ी वापस पटरी पर लौट आई है।